ठीक। सबसे पहला चीज बच्चा, इस चैप्टर में करना क्या है ध्यान से देखो। तुम बेटा पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं सकते, मेन जो चीज पे फोकस करना उस पे ध्यान देना। जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है मुझे मालूम है, मैं जैसे ही इस चैप्टर में जाता हूं सबसे पहला आपका होता है सर, सबसे पहले हमें सर लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट बता दीजिए सर। लैक ऑपेरॉन से बड़ा परेशानी ये लैक ऑपेरॉन वाला जो सिस्टम है सर, और कहीं कहीं पे तो ट्रिप ऑपेरॉन भी आ जाता है, ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन आ जाता है सर। एक तो सबसे बड़ा भला यही है सर, ये समझ में नहीं आता। मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूं यही में परेशानी बच्चे। एक सर दूसरा भी मुझे मालूम है कि सर वो टीआरएनए का स्ट्रक्चर ना क्या क्या बना के दे रखा होता है। तो बेटा इस पे मेहनत थोड़ा कर लेना बेटा। टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो क्लोवर लीफ शेप्ड का मॉडल है बेटा, थोड़ा डिटेल से कर लेना। क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस है। ये क्वेश्चन तो बेटा लिख लो आने वाला है कि वो कैसा शेप का दिखता है बेटा, क्लोवर लीफ शेप्ड का कब दिखता है, और बेटा इन्वर्टेड एल शेप्ड का कब दिखता है। ये बेटा गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रहा है ना, ये बेटा आने वाला है। टीआरएनए से बेटा एक क्वेश्चन तो मस्त है, याद रखना बेटा, हम लोग डिटेल से करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और तीसरा बेटा ट्रांसलेशन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ट्रांसलेशन में, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा बहुत सिंपल सा दे रखा है लेकिन इतने सिंपल से आते नहीं बेटा। ट्रांसलेशन थोड़ा सा आपको डिटेल से करना ही पड़ेगा। बोले ठीक सर। एंड द लास्ट वन, the last one is a fingerprinting, DNA fingerprinting, DNA fingerprinting। इसमें भी बच्चों को इश्यू होता है, मेरे में से सभी बच्चों को इसी में इश्यू होता है, और तो आप कर लेते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो इस चैप्टर का मेन इश्यू बेटा ये आपके 4 या 5 पोर्शन। चलो एचजीपी थोड़ा सा आ जाता है बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थोड़ा रट्टाफिकेशन है, आता है, लेकिन मेथड में आप फंस जाते हो। मेथडोलॉजी कैसे आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सीक्वेंसिंग करेंगे ना, उसमें बेटा मेथडोलॉजी। जो एचजीपी में एक ही परेशानी है बेटा कि कैसे सर हम लोग ना जो सीक्वेंसिंग करेंगे सैंगर्स का टेक्निक से कैसे करेंगे, या बेटा कोई वहां पर कुछ बैक या यैक वर्ड नाम दे रखा है सर, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो बेटा अब मानो ईमानदारी से यही बेटा मेन इश्यू है। बाकी बेटा डीएनए सभी को आता है, मुझे मालूम है डीएनए सबको आता है। पिच कितना है, लंबाई कितनी होती है, डायमीटर कितना होता है, आसान है। डीएनए आरएनए में डिफरेंस आसान है ना। तो आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूं बच्चे कि बेटा हड़बड़ाना नहीं है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, टेंशन नहीं लीजिए बेटा, सफिशिएंट टाइम है। अब इस पार्ट को बेटा लैक ऑपेरॉन को थोड़ा डिटेल में कीजिएगा बच्चा, इसलिए मैंने एक लेक्चर बनाया है इसके ऊपर में स्पेसिफिक। आप मुझसे लिंक ले लीजिएगा, मैं आप में डाल दूंगा बेटा आपके ग्रुप में, और इसको बेटा थोड़ा डिटेल में कीजिएगा बेटा। 5 मिनट में मैं नहीं बता सकता, 5 मिनट में मैं बताऊंगा, अब बेटा और कंफ्यूज हो जाइएगा। तो लैक ऑपेरॉन पे 1 घंटे का थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा उस पर मेहनत कीजिए बेटा। टीआरएनए का स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं आपको एक लेक्चर का लिंक दे दूंगा जिसमें डिटेल स्ट्रक्चर होगा टीआरएनए का, कैसा उसका होता है। और बेटा ट्रांसलेशन अब बड़ा डिटेल से कीजिएगा, याद रखिएगा ट्रांसलेशन बच्चा, ट्रांसलेशन पे भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा। और बेटा फिंगरप्रिंटिंग में तो करना ही करना है, यानी कि मैंने जो यहां पर स्लाइड में लिखा बेटा इस पे मेहनत करके जाइएगा एग्जाम में। मेनली बेटा यहीं से क्वेश्चन आएगा, फिंगरप्रिंटिंग से ही मेनली क्वेश्चन आता है, आपकी हालत खराब होती है। तो मैं कहता हूं बेटा इन चारों पे आधे आधे घंटे का लेक्चर्स होंगे। चलो बेटा 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा भी अगर तुमने इस पूरे टॉपिक में दे दिया बच्चा, तुम्हारा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 घंटा अगर तुम्हें लग भी गया तो बेटा ये मान लो तुम्हारे एग्जाम के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। डीएनए किसे नहीं आता ना, वो सब तो आते बेटा। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब फटाफट स्टार्ट करें, बाकी हम लोग बेटा डिस्कस करते जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला बेटा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है कौन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चा, थोड़ा फास्ट करेंगे। ये कहानी है बेटा 1869 की, ये कहानी है बच्चे लोग 1869 की, जब बच्चा एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, नाम है बेटा फ्रेडरिक मिशर। उन्होंने पहली बार ना न्यूक्लियस से एक एसिडिक सब्सटेंस निकाला, न्यूक्लियस से बेटा एसिडिक सब्सटेंस निकाला, उसका नाम दिया बेटा न्यूक्लिन।
तो कभी क्वेश्चन आ गया डीएनए को पहली बार किसने निकाला, न्यूक्लिक एसिड को पहली बार किसने निकाला, तो आपकी एनसीईआरटी में बच्चे ये साफ साफ स्टेटमेंट है ना, द साइंटिस्ट वाज द फ्रेडरिक मीशर। फ्रेडरिक मीशर उन्होंने बच्चा पहली बार सेल से ना, उन्होंने बेटा पहली बार सेल से न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से एक एसिडिक सब्सटेंस निकाला और उसका नाम दिया बेटा न्यूक्लिन, जो बाद में इसे हमने नाम दिया, न्यूक्लिन को नाम चेंज कर दिया बेटा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिन इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन उस टाइम बच्चा इतना ज्यादा रिसर्च नहीं था, इतना ज्यादा रिसर्च नहीं था कि हम डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के डिटेल पढ़ सके, तो हमने छोड़ दिया। फ्रेडरिक मीशर ने न्यूक्लिक एसिड देखा, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस था, उसके बाद में डिटेल रिसर्च नहीं हुआ बच्चा उसकी, ठीक। उसके बाद सीधे बच्चा 1928 बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, जहां पर बेटा ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने यह कोशिश की कि पता करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है कौन। तो बेटा ग्रिफिथ का कोई मोटो नहीं था कि बेटा जेनेटिक मटेरियल पता करे, डीएनए क्या होता है, आरएनए, कोई मतलब नहीं। ग्रिफिथ को इससे कोई मतलब नहीं। ग्रिफिथ तो काम करना चाहते थे बेटा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे ना। वो तो बेटा वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहे थे, कुछ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, न्यूमोकोकस पे। अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल से बच्चा तो ये आपको मिला होगा न्यूमोकोकस। यही रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ बेटा आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन पे वर्कआउट किया और कुछ बेटा उसे नया चीज मिला जिसे उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो मैं फटाफट बच्चा आपको रिलेट कर देता हूं। आपको ये टाइम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 1928, साइंटिस्ट का नाम बेटा ग्रिफिथ, और ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया बच्चा कि कुछ आर स्ट्रेन नाम का बैक्टीरिया अपने आप कन्वर्ट हो गया बेटा एस स्ट्रेन में। बोले सर क्यों एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि यहां पर कोई बेटा केमिकल था जिसे उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसका नाम दिया बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ना। तो ये पूरा का पूरा बेटा आप थोड़ा सा पढ़ रखा है, थोड़ा सा बेटा रिवाइज कर लीजिएगा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कौन कौन से एक स्टेप्स लिए गए थे, ठीक। लेकिन उन्होंने कभी भी प्रूफ नहीं किया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, याद रखिएगा। उनका बस एक्सपेरिमेंट है बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बस। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है इसके डिटेल में नहीं जाना है, बोले ठीक। तो प्रूफ बेटा बाद में जाकर के 1928 के बाद 1944 बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, जब बेटा वर्ल्ड के 3 साइंटिस्ट जिनका नाम आपको याद करके जाना है एनसीईआरटी में बेटा है एवेरी, मैक्लिओड और मैककार्टी। इन तीनों साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया, बेटा ये प्रूफ किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स है जिसे बेटा ग्रिफिथ स्टडी कर रहे, जिसपे उन्होंने रिसर्च किया, वो ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स, वो जेनेटिक मटेरियल, वो बेटा डीएनए था। वो बेटा क्या था? डीएनए था। याद रखिएगा ग्रिफिथ ने कभी भी ये प्रूफ नहीं किया कि ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स डीएनए था, कभी भी बेटा ये गलती नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा कि ग्रिफिथ ने कभी ये नहीं बताया हु वाज द ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स, हु वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये प्रूफ किया एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी ने 1944 में। लेकिन बेटा उस पे ऑब्जेक्शन थे। एनसीईआरटी में देखिएगा साफ साफ लिखा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने जो थ्योरी दिया है उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आपने बोला डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, मैं नहीं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। इसलिए बच्चा 1952 में 2 साइंटिस्ट बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है बेटा हर्सी एंड चेस, अनइक्विवोकल प्रूफ। ये बेटा नीट के क्वेश्चन पेपर में आया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, फाइनल प्रूफ किसने दिया? सभी ने करके आया बेटा एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी। आंसर गलत हो गए थे। क्वेश्चन में लिखा था बेटा फाइनल प्रूफ, तो आंसर करिएगा हर्सी एंड चेस।
या क्वेश्चन में आ जाए अनइक्विवोकल प्रूफ, देखिएगा बेटा एनसीईआरटी का वर्ड है अनइक्विवोकल, जिसपे कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा बेटा, यहां ऑब्जेक्शन उठा दिया गया था। एवरी मैकलेड एंड मैकार्टी में बेटा लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि आपने कैसे प्रूव कर दिया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, मैं नहीं मानता। इसलिए हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फाइनल प्रूफ हो गया, फाइनल बेटा प्रूफ हो गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। गड़बड़ मत कीजिएगा बच्चे, मैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़े डिटेल में बताऊंगा। बोले ठीक सर। अब मान लो बच्चा कि अगर तुमने प्रूफ कर दिया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, कितना बड़ा चीज। अब पूरे दुनिया के साइंटिस्ट को पता चल गया कि बेटा तुम्हारा आंख का कलर, नाक का साइज, स्किन का कलर कंट्रोल करने वाला चीज है वो डीएनए है। तो हम लोग बेटा अब डीएनए पे पागल की तरह रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। अगर बेटा रहस्य पता चल गया कि तुम्हारे अंदर जो भी चीज है वो बेटा अंडर कंट्रोल है डीएनए, तो आप क्या करोगे, उस पर डिटेल स्टडी करोगे, डीएनए दिखता कैसे। तो एक साल के बाद देखो 1952 के बाद 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर बेटा पता कर लिया गया, जिसे आप कहते हो डबल हेलिक्स मॉडल। याद करो बच्चा, 1952 में पता चला मेन कौन है, जेनेटिक मॉडल कौन है, डीएनए। अगले साल बेटा वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज भी कर दिया डीएनए ऐसा दिखता है। डीएनए का मॉडल कैसा बेटा है, डीएनए का मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में बेटा वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज कर दिया। लेकिन इस पे थोड़ा सा बेटा कंट्रोवर्सी। बोले सर क्या, जो वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया कि डीएनए ऐसा दिखता है, ठीक है, इतने बेस पेयरिंग होते हैं, उन्होंने बेटा उसका बेटा डाटा कहां से लिया, उसका सोर्स कहां से लिया। तो बोला जाता है इसमें बेटा दो साइंटिस्ट ने उन्हें हेल्प किया। आई थिंक सभी बच्चे को नाम मालूम है ना, एक्स रे डिफ्रैक्शन मॉडल को यूज किया। जो इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने बेटा बस बताया कि डीएनए दिखता कैसे, सीढ़ी नुमा होता है, लैडर लाइक होता है। लेकिन बेटा उस डाटा को यूज किया, एक्स रे डिफ्रैक्शन के डाटा को यूज किया जो दो साइंटिस्ट ने दिया था। चलिए चैट में जाइए, आंसर बताइए, उस दो साइंटिस्ट का नाम बताइए जहां से बेटा एक्स रे डिफ्रैक्शन या एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी को उन्होंने बेटा प्रपोज किया। उसी के डाटा को लेकर के वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था। चलिए फटाफट बताइए डबल हेलिक्स मॉडल। तो जो एक्स रे डिफ्रैक्शन का डाटा था वो दो साइंटिस्ट ने दिया, जिनका नाम था फ्रैंकलिन और विल्किंस। आई थिंक सभी बच्चों को मालूम है, दो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, फ्रैंकलिन और विल्किंस। इसलिए बाद में जाकर के 1962 में इन तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है बेटा, तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। बोले सर कौन कौन, एक तो ये दोनों साइंटिस्ट जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, वाटसन और एक क्रिक हो तो गए, साथ साथ बेटा फ्रैंकलिन और विल्किंस। उनमें बेटा विल्किंस को बेटा नोबेल प्राइज मिलेगा, फ्रैंकलिन को नहीं मिलेगा। बोले सर क्यों, एक्स-रे डिफ्रैक्शन तो दोनों ने किया था। तो उसका सिंपल सा आंसर है बेटा कि जो फ्रैंकलिन है उनका बेटा 1958 में ही डेथ हो जाता है। फ्रैंकलिन का डेथ बेटा 1958 में ही हो जाता है, और डेथ के बाद में नोबेल प्राइज देने का कोई रूल नहीं, नोबेल प्राइज देने का कोई रूल नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था, क्योंकि जिस साल उन्हें मिलना था उनका डेथ हुआ था। तो याद रखिएगा नोबेल प्राइज वाटसन, क्रिक एंड द विल्किंस, इन तीन साइंटिस्ट को मिलेगी। बोले ठीक। तो अब समझिए बेटा ये डीएनए की पूरी कहानी है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में आप यही पढ़ते हैं, यहां पर कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चले ठीक है, तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट में। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहली बार अगर पूछा गया डीएनए को देखा किसने, न्यूक्लिक एसिड को देखा किसने, तो गड़बड़ मत कीजिएगा, वाटसन एंड क्रिक मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। उन्होंने बेटा डीएनए का बेटा बनावट बताया कैसा दिखता है। पहली बार 1869 में फ्रेडरिक मिशन ने ही देख लिया था ना, पहली बार डीएनए न्यूक्लिक एसिड तो पहले फ्रेडरिक मिशन ने ही देख लिया था 1869 में। लेकिन उस टाइम इतने सारे रिसर्च मटेरियल नहीं थे, इतने सारे बेटा एक्सपेरिमेंटल एपरेटस अवेलेबल नहीं थे कि बाद में डिटेल रिसर्च किया जा सके, तो लॉन्ग गैप हो गया। तो पहली बार 1928 में
ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नाम के प्रिंसिपल को परफॉर्म किया ना, और उन्होंने बाद में देखा कि कुछ आर स्ट्रेन है, कुछ एस स्ट्रेन है, और उससे बचा उन्होंने एक वर्ड दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, किसी को नहीं मालूम। वो चीज प्रूव किया एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन द फाइनल प्रूफ आप करके आइएगा हर्सी एंड चेस 1952। ठीक है, बाद में 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया बेटा वाटसन एंड क्रिक के हेल्प से, जहां पर उसने हेल्प लिया एक्स रे डिफ्रैक्शन मॉडल को, जो दिया था फ्रैंकलिन और विल्किंस ने। तो इतना आप याद रखिएगा, मेरे में से सभी को याद होगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से ये क्वेश्चन सभी ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कर लोगे सभी, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक, कुछ क्वेश्चन से मैं आपसे पूछता हूं, यहां बताइए कौन सा बेटा आर स्टेन और एस स्टेन दो थे, कौन सा पैथोजेनिक था? फटाफट चैट में जाइए, आंसर बताइएगा। ग्रिफिथ ने दो तरह के स्ट्रेन यूज किए, एक आर और एक का नाम था एस स्ट्रेन। हु इज द पैथोजेनिक, हु इज द नॉन पैथोजेनिक? फटाफट आंसर कीजिए। हु इज द आर स्ट्रेन इज द पैथोजेनिक या एस स्ट्रेन इज द पैथोजेनिक? एक क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड चीज, what is the difference between the R strain and the S strain? What is the difference between the R strain and the S strain? तो सिंपल आप बोलिएगा दोनों में सर बनावट तो लगभग सेम है, बस सर एस स्ट्रेन में ना एक बाहर में सर पॉलीसेकेराइड का एक कवरिंग होता है, इसलिए वो सर साइनी दिखता है, वो स्मूथ दिखता है। याद रखिएगा दोनों में किस चीज का डिफरेंस है बेटा? आर स्ट्रेन में सेल वॉल के बाहर में कोई भी बेटा पॉलीसेकेराइड का कवरिंग नहीं होता, जबकि एस स्ट्रेन में यहां पास पॉलीसेकेराइड का कवरिंग होता है, इसलिए वो स्मूथ या साइनी दिखता है। बोले ठीक है सर, यहां तक याद रहेगा। ठीक, सेकेंड चीज जो पूछा जाता है, जो बच्चे गड़बड़ करके आते हैं ना, जो हर्सी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, हर्सी एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? हर्सी एंड चेज ने किया था, किस पे किया था? तो आंसर बेटा बैक्टीरियोफाज पे किया था, बैक्टीरियोफाज पे किया था, और उन्होंने दो बैक्टीरियोफाज बनाए। ठीक है, एक बैक्टीरियोफाज यहां बनाया ए, और ये बेटा उसका डीएनए है, और दूसरा बच्चा बैक्टीरियोफाज ये बनाया। बोले सर दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में सर डिफरेंस क्या है? आप सभी बच्चों को मालूम, पहला वाला बैक्टीरियोफाज बेटा उसमें उन्होंने, ठीक है, प्रोटीन को बेटा रेडियो एक्टिव कर दिया, और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरियोफाज लिया उसमें बेटा डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया था, डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था। अब बैक्टीरिया पे अटैक करा के देखा कि इंटर कौन करता है। ये बेटा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में इंटर कौन करता है, अंदर कौन जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर अटैक करने वाला कौन है, प्रोटीन है या डीएनए? तो देखा गया दोनों एक्सपेरिमेंट में जो इंटर करता है बेटा वो डीएनए है, अंदर जाने वाला कौन है बेटा, डीएनए है। इसलिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के पास कैपेसिटी है, वो अटैक करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, ठीक है, अपने प्रोजेनी बनाएगा। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इट इज प्रूव्ड बाय द हर्सी एंड चेस इन द 1952। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मेरे में से सभी बच्चों को याद है, कोई ऐसा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है बच्चा। जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे तो सभी को मालूम है बेटा। वो अपना रेप्लिका खुद से बना सकता है बेटा, अपने कॉपीज बनाने की ताकत हो ना। वो बेटा म्यूटेट करे, लेकिन उसका रेट बेटा स्लो रेट से करना चाहिए। म्यूटेशन हो अच्छी चीज है, लेकिन फास्ट नहीं हो, स्लो हो। और वो बेटा केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। टेम्परेचर दो तो टूट ना जाए, कोई केमिकल दो तो वो बेटा डीनेचर ना कर जाए। तो केमिकली और फिजिकली स्टेबल, म्यूटेट हो लेकिन स्लो रेट से हो, और अपने कॉपीज बनाने की ताकत रखता हो। और मेंडेलियन, जो मेंडल का मानना था कि फैक्टर्स एक कंट्रोल करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसी तरह से अपने एक्सप्रेशन को शो करे। डीएनए
एक्सप्रेशन को शो करे, जस्ट लाइक मेंडल के जो क्या थे थ्योरी थी ना, कि उन्होंने जो दिया था पेयर्ड फैक्टर, पेयर के फॉर्म में फैक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसी के भांति काम करे। तो ये चारों गुण है बेटा डीएनए के अंदर में। आप बोल सकते हो बेटा आरएनए में क्यों नहीं है सर, आरएनए क्यों नहीं है? रीजन नंबर वन, आरएनए में बेटा, आरएनए के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो म्यूटेशन करता है लेकिन फास्ट करता है, लेकिन यहां चाहिए था बेटा स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन। इसलिए आप सुनते हो कोरोना वायरस से डरना नहीं है ज्यादा, क्योंकि अपने आप को म्यूटेट करते रहता है। सुनते हो ना कि कोरोना वायरस बेटा अपने आप को म्यूटेट कर लिया है। तो जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, म्यूटेशन का रेट फास्ट होगा, इसलिए अनस्टेबल होगा। सेकेंड जो गुण है बेटा वो केमिकली स्टेबल नहीं। आरएनए बेटा हाईली अनस्टेबल है, कुछ केमिकल डालिए डिग्रेड हो जाएगा। तो आरएनए इज हाईली अनस्टेबल, इसलिए इसे जेनेटिक मटेरियल की तरह आप काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए इवोल्यूशन ने डिसाइड किया कि जेनेटिक मटेरियल को आरएनए से रिप्लेस करके डीएनए में कन्वर्ट किया जाए। आरएनए कन्वर्ट हो गया बेटा डीएनए। दुनिया का पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, लेकिन वो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बच्चा डीएनए में। तो आज का जो वर्ल्ड है वो डीएनए वर्ल्ड है, और पुराना वर्ल्ड था, पुराने टाइम का था, उस टाइम जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, आरएनए वर्ल्ड था। चलिए ठीक है, तो ये एक टॉपिक था एनसीईआरटी में। चलिए ठीक, चलिए थोड़ा सा आपका टेस्ट कर ले। मैं वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, बताइए ये आपके लिए क्वेश्चन बेटा, वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा? ठीक है, आंसर है बेटा डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ऑप्शन नंबर 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऑप्शन नंबर 3 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और ऑप्शन नंबर 4 सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। चलिए बच्चे लोग बताइए, थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल कौन सा पाया जाएगा, फटाफट। बहुत ही आसान सा है, सभी बच्चों को आता है बेटा, इतना आसान सा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। चलो, कि वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाता है? तो शिवानी का केवल राइट आंसर है बेटा, शिवानी ने थोड़ा करेक्ट आंसर दिया। वायरस के अंदर में चारों ऑप्शन मौजूद है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये दिया है। वायरस के अंदर में चारों तरह के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते। कुछ वायरस जैसे आप पढ़ेंगे टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, आप पढ़ेंगे बेटा कोरोना वायरस, आप पढ़ेंगे बेटा एचआईवी वायरस, वहां जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बच्चा, ये सभी को आता है। लेकिन अगर आपने अभी पढ़ा बेटा बैक्टीरियोफाज, जिसपे हर्षेन चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उनमें जेनेटिक मटेरियल बेटा आरएनए नहीं है, उनके अंदर बेटा डीएनए है, वो भी डबल स्टैंडर्ड। बोले सर, और कुछ ऐसे बैक्टीरियोफाज है बेटा जैसे फाज 174 एनसीईआरटी में है बच्चा, जहां पर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड वाला है। हाँ, और कुछ ऐसे वायरस है जैसे बेटा रियो वायरस ना, जहां पर जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो वायरस हैव ऑल द ऑप्शन, वायरस हैव ऑल द ऑप्शन। याद रखिएगा, मैं एनसीईआरटी का लाइन को रिपीट कर दे रहा हूं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में लिखती है कि जो वायरस प्लांट्स पे अटैक करेगा, क्या मैंने बोला, जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ये एनसीईआरटी लिखती है बच्चा, जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। एक ही एक्सेप्शन है, कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। बेटा ये याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ये एग्जाम में आने वाला है। कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की जगह डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये याद रखिएगा। बोले ठीक है सर। और जो वायरस एनिमल्स पे अटैक करेगा उनमें बेटा, उनके अंदर में आरएनए भी हो सकते हैं, जैसे बेटा कोरोना वायरस हम पे अटैक करता है ना, उनके अंदर बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है ना, और उनके अंदर बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी का लाइन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऊपर में अटैक करने वाला आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए,
हम पे बेटा रोटा वायरस अटैक करते हैं, बच्चों को वैक्सीन पड़ता है रोटा वायरस का, रियो वायरस एंड रोटा वायरस। तो रोटा वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चा नई वाली एनसीईआरटी जो आपकी है उसमें एक नया चीज जोड़ा गया है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, क्यूबी बैक्टीरियोफाज आने वाला है बेटा, नई एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा क्यूबी बैक्टीरियोफाज में? आंसर बच्चा, ठीक है, थोड़ा गूगल पे भी रिसर्च किया कीजिए, डाल करके देखिए, मिलेगा बेटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जबकि बैक्टीरियोफाज में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते, लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। तो वायरस हैव लॉट ऑफ ऑप्शन, वायरस के पास बहुत तरह के ऑप्शन है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक सिंपल से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है। ये बताइए कि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के अंदर में जेनेटिक मटेरियल कैसा पाया जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा बच्चा वो कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए, या कैन नॉट से बोथ आरएनए और डीएनए? चलिए बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, मोनेरा किंगडम है, उनमें जेनेटिक मटेरियल बेटा कैसे पाए जाते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। चलिए फटाफट बताइए। तो दर्शन का कहना है कि बोथ, शिवानी का कहना है बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां देख लीजिए, दुनिया में कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा और दुनिया में कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें कोई भी बेटा टेंशन नहीं। दुनिया में कोई भी प्रोकैरियोटिक है, दुनिया में कोई भी यूकैरियोटिक है, याद रखिएगा, आंसर करके आइएगा बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दुनिया में कोई एक्सेप्शन नहीं, दुनिया का कोई ऐसा प्रोकैरियोट्स नहीं है जिनमें बेटा आरएनए है, जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। याद रखिएगा, ये बड़ा काम आएगा। दुनिया का जो भी प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, फिक्स्ड है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा। वायरस में एक्सेप्शन, वायरस में बेटा एक्सेप्शन है। अब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में मत लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है और लोगों ने गड़बड़ भी किया था। चलो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है बेटा डीएनए को पैकेज कैसे करेंगे। तो एनसीईआरटी में बहुत सिंपल सा लाइन लिखा है कि ह्यूमन बीइंग में जब बेटा हैप्लॉइड फेज में होते हैं ना, तो उसके अंदर में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है। बोले हाँ सर ठीक है, लेकिन सर हम तो डिप्लॉयड है, हम तो सर डिप्लॉयड है। तो आप बेटा डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। बोले ठीक सर। और आपको सिखाया जाता है बच्चा कि दो बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस है, दो बेस पेयर के बीच जो बेटा डिस्टेंस है, ये आपको आता है। बोले सर कितना? ये होता है बेटा 0.34 नैनोमीटर। याद कीजिए बेटा, दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर, एनएम, नैनोमीटर। टोटल बेस पेयर आपको मालूम है, आप 0.34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोले ठीक है सर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा क्या होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, 0.34 को अब बेटा मीटर में चेंज कर दीजिए, 0.34 नैनोमीटर है, मीटर में चेंज करिएगा, 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा मीटर में। अब -9 और +9 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.6 को 0.34 से, आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर। तो आपके अंदर बेटा 2.2 मीटर का लंबा डीएनए बैठा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि आपका ये सेल है, सेल बेटा खुद लगभग 100 माइक्रोमीटर का होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर का आपका सेल। और उनके अंदर बेटा, ठीक है, उनके अंदर में 2 मीटर का चीज कैसे रह सकता? सोचो बच्चा, सेल खुद 100 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, और उसमें बेटा 2.2 मीटर का लंबा डीएनए। यानी ऐसे में कहूं कि तुम्हारा घर बेटा 5 मीटर का है और तुम्हारा जो स्टडी रूम है, तुम्हारा जो घर के अंदर स्टडी रूम है, वो बेटा 5 किलोमीटर का है। बोले सर कैसे मजाक कर रहे हो, घर 5 मीटर का और सर मेरा स्टडी रूम 5 किलोमीटर का, ये पॉसिबल है?
यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जो डीएनए का लंबाई बहुत ज्यादा है ना डायमेंशन ऑफ द सेल से, इसलिए डीएनए को हाई लेवल का पैकेजिंग करने की जरूरत है, यानी बेटा उलझाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपस में क्वाइलिंग की जरूरत है। तो क्वाइलिंग के नाम पे क्या होता है आप सीख लो फटाफट, आपको आता ही है, मुझे मालूम है आता है, मैं फटाफट बता देता हूं। प्रॉब्लम है कि बेटा डीएनए पे है निगेटिव चार्ज, इसलिए वो एक स्पेशल प्रोटीन से बाइंड करेगा जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन पे पॉजिटिव और डीएनए पे है बेटा निगेटिव। बोले ठीक। तो बोले हिस्टोन पे पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हिस्टोन के अंदर में जो प्रोटीन है बेटा, हिस्टोन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर जो एमाइनो एसिड है वो बेसिक एमाइनो एसिड है, दे हैव एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा। बोले सर कौन कौन? उनका नाम है बच्चा, आप सभी को मालूम है, लाइसीन और दूसरे का नाम है आर्जिनिन। आर्जिनिन दे आर रिच बच्चा, केवल लाइसिन से नहीं बना है, दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ओवरऑल इनके चलते बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डीएनए पे नेगेटिव है, क्वाइलिंग में हेल्प करेगा। बोले ठीक सर। हिस्टोन प्रोटीन कितने तरह के? एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, एनसीईआरटी में नहीं है। अब याद रखिएगा 5 तरह के, H1, H2A, H2B, H3 और H4, 5 तरह के पाए जाते, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 बच्चा, जो स्टार्टिंग के जो 4 है सबके 2-2 यूनिट ले लीजिए, सभी के बेटा 2-2 यूनिट ले लीजिए, तो कितने हो गए? 4 × 2 कितने हो गए बेटा? 8। इसी को नाम देते बेटा ऑक्टामर। देखिए नाम में लिखा है ना ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। और एनसीईआरटी की बहुत अच्छी सी फिगर बनाता है बेटा, इस फिगर से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी देखा है बेटा तो ये हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर, 8 यूनिट हो गए हिस्टोन ऑक्टामर। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर से डीएनए बेटा रैप करेगा, बाइंड करेगा, डीएनए पे निगेटिव, हिस्टोन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, बाइंड किया बेटा एक पूरा कंप्लीट टर्न। और दूसरा बेटा 3/4 टर्न, ये याद रखिएगा, यानी कि डीएनए पे ये देखिए व्हाइट वाला डीएनए है, इस पे बेटा आया डीएनए, एक बार कंप्लीट बेटा पूरी तरह से टर्न मारा, एक कंप्लीट, एंड बेटा 3/4, 2 कंप्लीट नहीं हुआ बच्चा, 2 कंप्लीट नहीं हुआ, 1 and 3/4 टर्न, ये याद रखिएगा एनसीईआरटी में गिवन, या 1.75 टर्न याद रखिए। लेकिन इस टर्न में बेटा डीएनए को जोड़ने में हेल्प करेगा बेटा H1, डीएनए को जोड़ने में हेल्प करेगा कौन? H1। क्लिप करने में, देखिए यहां से डीएनए आया तो कैसे आया, और डीएनए निकला, इस क्लिपिंग में हेल्प करेगा H1। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया कि इस 1.75 टर्न जो बेटा डीएनए आपको दिख रहा है उसका बेस पेयर कितना है? न्यूक्लियोसोम, ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा न्यूक्लियोसोम है, देख लीजिए ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में 3 पार्ट आपको क्लियर कट दिख रहे होंगे। एक बेटा ऑक्टामर, ये व्हाइट वाला ऑक्टामर, ऑक्टामर। दूसरा बेटा येलो वाला डीएनए, और तीसरा है बेटा H1, तीसरा है बेटा H1। डीएनए का बेटा बेस पेयर पूछा जाएगा, याद रखिएगा एनसीईआरटी में गिवन, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कुछ बुक में तो 146 दिया है बेटा, नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही करके आइएगा, ना तो आंसर गलत होगा। हाँ, एनसीईआरटी मानता है कि यहां पर टोटल बेटा यहां से यहां तक का जो बेस पेयर लगा वो 200 बेस पेयर लगा। बस बच्चा आप 146 के चक्कर में मत फंसिएगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मैम ने बताया था, तो सर मैंने बुक में पढ़ा था 146, तो बेटा 146 मत कीजिए, एनसीईआरटी 200 बोलता है, तो आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। बोले सर कौन वाला न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में बता कि आपके अंदर में टोटल न्यूक्लियोसोम की क्वांटिटी कितनी, टोटल न्यूक्लियोसोम की क्वांटिटी कितनी है। बोले सर कैसे निकालेंगे? आपके अंदर टोटल बेस पेयर है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, टोटल बेस पेयर इतना, और 200 बेस पेयर मिलकर के 200 बेस पेयर मिलकर के एक न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो अब 200 से डिवाइड कर दीजिए, 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो देखो क्या आ जाएगा, आ गया बेटा 6, तो यहां पर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷, इतने बेटा न्यूक्लियोसोम आपके अंदर पाए जाएंगे। अब बेटा अपना वाला थ्योरी मत लगा देगा, सर 146 होता था, तो बेटा सारा न्यूमेरिकल ही गलत हो जाए। तो एनसीईआरटी जो बोलती है बेटा उसे ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप गलत करके आइएगा।
तो आप अगर दिमाग में बैठा है 146 कट मारिए 200 करके आइएगा, आपकी एनसीईआरटी 200 बोलती है। बोले ठीक है, तो एक कंफ्यूजन यहां पास होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां सॉल्व नहीं होता। ये बेटा इनिशियल लेवल का पैकेजिंग किया। अगर लेकिन तुम्हें बेटा यहां देखिए, आपने क्या पढ़ा है, आपने तो ये पढ़ा है, ये सेल और ये बेटा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये बेटा आपका जो डीएनए इस तरह से उलझा हुआ है, ये उलझा हुआ है, और बीच बीच में बेटा ये न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं। एनसीईआरटी से बोलता है बेटा बीट्स ऑन स्प्रिंग। अगर एनसीईआरटी में फिगर देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा बच्चा, तो इससे दिखेगा बीट्स ऑन स्प्रिंग। लेकिन यही पार्ट बेटा जब मेटाफेज में पहुंचेगा, सेल साइकिल के कौन सा फेज, मेटाफेज, तो वहां पास ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग सब खत्म हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा क्रोमैटिन एक वेल कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। देख लीजिए बच्चा, यही आपका क्रोमोसोम है। 46 ऐसे क्रोमोसोम बन जाएंगे। कहां बेटा, मेटाफेज में। याद रखिएगा, मेटाफेज सबसे बेस्ट फेज है, जहां पर क्रोमोसोम पूरी तरह से क्वाइल्ड होता है, कंडेंस होता है। तो कभी आपको क्रोमोसोम की क्वांटिटी पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, अब बेटा मेटाफेज को लीजिएगा। पहले वाली फेज का देख लीजिए, देख लीजिए, ये एस फेज की कहानी है। G1 में ऐसे होता है, G2 में ऐसा होता है, प्रो फेज में ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो बोले सर यहां से यहां कैसे कन्वर्ट हो गया सर, अपने आप नहीं बच्चा। एनसीईआरटी का वर्ड याद रखिए, हायर लेवल पैकेजिंग कर रहे हो, इसके लिए आपको एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए, NHCP। अगर आपने ब्लैक पॉइंट में एनसीईआरटी को काउंट किया, देखा है, तो मिलेगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एक स्पेशल प्रोटीन है जो बेटा इस न्यूक्लियोसोम से, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम तक पहुंचाएगा। तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्रोमैटिन जो बना बेटा, जो फाइबर वाइबर बने, बीट्स ऑन स्ट्रिंग बना, वहां हेल्प कर रहा था कौन, हिस्टोन। लेकिन जब क्रोमोसोम बनने की बारी आएगी, हायर लेवल पैकेजिंग चाहिए, तब बेटा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। बोले ठीक है सर। और नेक्स्ट गड़बड़ नहीं कीजिएगा बच्चा, ये जो क्रोमैटिन आपको दिख रहा है, ये बेटा जो क्रोमैटिन आपको दिख रहा है, तो कहीं पर क्रोमैटिन बेटा थोड़ा ज्यादा उलझा हो सकता है, कहीं पर बेटा लूज हो सकते हैं। थोड़ा मुझे बताइए, जो बेटा लूज है उसका क्या नाम है एनसीईआरटी में, और जो बेटा थोड़ा सा कंडेंस है उसका क्या नाम है। जो क्रोमैटिन देखिए थोड़ा सा क्वाइल्ड है, हाँ, उसका नाम बताइए बेटा। इसका नाम है एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से, इसका नाम है बेटा हेट्रोक्रोमैटिन। और जो लूज है बच्चा, लूज है, उसका नाम है बेटा यूक्रोमैटिन। ये बेटा एक्टिव होगा, आरएनए बनाएगा। एक्टिव पार्ट कौन है, यूक्रोमैटिन। और जो बेटा उलझा हुआ पार्ट है उसका नाम है हेट्रोक्रोमैटिन, उसका नाम है बेटा हेट्रोक्रोमैटिन। याद रखिएगा, बड़ा काम है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, अब गड़बड़ नहीं कीजिएगा एक क्वेश्चन में। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी बैक्टीरिया वाले, उनके अंदर में डीएनए है बेटा। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ता, याद रखिएगा, आई थिंक सभी को आता भी होगा। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते बेटा। तो बोले सर फिर कैसे होगा, उनके अंदर बेटा हिस्टोन तो नहीं होता, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज वाले कुछ अलग प्रोटीन होते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीएमाइंस। जिसे क्या कहते हैं बेटा, पॉलीएमाइंस। हिस्टोन प्रोटीन की जगह पे क्या पाया जाएगा बेटा, पॉलीएमाइंस, जो उसे जोड़ने में, कंडेंस करने में, पैकेजिंग में हेल्प करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसकी जगह पॉलीएमाइंस होते हैं। चलिए ठीक है, तो मेरे में से यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है, ठीक है। तो कुछ आ रहा है समझ में कि थोड़ा फास्ट हो रहा है? चलो ठीक है, तो हेट्रोक्रोमैटिन क्लियर है, यूक्रोमैटिन क्लियर है, ठीक है। हाँ, पॉलीएमाइंस प्लस डीएनए विल फॉर्म द न्यूक्लियोइड। चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, सभी को आता भी है। सेंट्रल डोगमा पे क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल डोगमा कौन होता है, किसने दिया। तो पहले आप याद करके जाइए बेटा, ये दिया किसने, आंसर बेटा क्रिक ने। होता क्या है, तो मेरे में से सभी बच्चों को आता है, लेकिन जो अब गलती करने वाले हो, जो गड़बड़ करने वाले, उस पॉइंट को आपको देखना है। बोले सर क्या, तो ये सभी को आता है कि बेटा डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, इट इज अ रेप्लिकेशन, अपने डबलिंग करेगा। डीएनए से आरएनए बनेंगे, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इट इज अ ट्रांसलेशन। तो साइंटिस्ट को यही लगता था बच्चा कि यही प्रोसेस है,
डीएनए से अपने आप को बनाना रेप्लिकेशन, आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। लेकिन बाद में जाके ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। बोले सर कैसे? क्योंकि कुछ बाद में रिसर्च में कुछ ऐसे वायरस मिले बेटा, रेट्रोवायरस। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में पूछा गया। रेट्रोवायरस मिला, 2 साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। इन साइंटिस्ट का नाम था टेमीन और एक साइंटिस्ट का नाम था बाल्टीमोर। एक साइंटिस्ट का नाम था बाल्टीमोर। हाँ, इन 2 साइंटिस्ट को बेटा नोबेल प्राइज मिला। बोले सर क्यों? क्योंकि बेटा एक यूनिक चीज उन्होंने खोजा। बेटा नोबेल प्राइज ऐसे ही किसी को तो मिलता नहीं है। बोले सर क्या ढूंढा था? एक स्पेशल वायरस ढूंढा बेटा, नाम याद रखिएगा, राउस सार्कोमा वायरस, जो कैंसर कॉज करता है। राउस सार्कोमा वायरस। एचआईवी मत कर दीजिएगा अपने मन से बेटा, जोश में एचआईवी वायरस नहीं बच्चा, राउस सार्कोमा वायरस। बोले क्या था सर इसमें? बोले इस वायरस के अंदर में सर आरएनए से, इस वायरस के अंदर सर आरएनए से डीएनए बनाने की एबिलिटी थी, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की एबिलिटी थी। तो स्टार्टिंग में माना जाता था कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन इस वायरस के आने के बाद में थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। बोले नहीं नहीं, कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, तो इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। याद रखिएगा, आज तक किसी साइंटिस्ट ने प्रूफ नहीं किया कि ये बेटा बाई डायरेक्शनल, ये बेटा यूनिडायरेक्शनल है। याद रखिएगा, आज तक किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं बना दिया बेटा आरएनए से प्रोटीन, आज तक नहीं बना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रोसेस बच्चा, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस बाई डायरेक्शनल हो सकता है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनाने का कभी बेटा रिवर्स ट्रांसलेशन नाम नहीं सुना होगा। तो इस 2 साइंटिस्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेमीन एंड बाल्टीमोर। याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा। बोले ठीक है सर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए बेटा रेप्लिकेट कैसे करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थोड़ी सी कहानी बेटा 2 मिनट की सुन लो आप, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यादा मैं नहीं लूंगा, ये सब आपको आता है। जो डीएनए है ये बेटा आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहां देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्टैंड जुड़े। तो ये कहानी मानती है कि बेटा रेप्लिकेशन के दौरान में दोनों स्टैंड बेटा अलग हो जाएंगे, दोनों स्टैंड बेटा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। डीएनए डबल स्टैंड है, दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हर स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, हर स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, और उसके ऊपर में नया स्टैंड का फॉर्मेशन होगा, उसके ऊपर में नया स्टैंड का फॉर्मेशन होगा। तो एक से जो 2 डीएनए बने, देखिए बच्चा, ये पेरेंट डीएनए था, ये बेटा डॉटर डीएनए। तो जो बेटा नया डीएनए बना, उसमें एक बेटा ओल्ड वाला मेंटेन है, एक बेटा नया वाला आ गया, एक पुराना है एक नया है। इसी मॉडल को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब आधा, देखिए ना, आधा पुराना वाला मेंटेन है, सेमी कंजर्वेटिव। बोले ठीक सर। बोले सर सेमी कंजर्वेटिव बताया किसने था सर कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा? तो यहां पर बहुत बच्चे गलती करते, तो उसको सुधारिए। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसे बेटा इस कॉन्सेप्ट को दिया था क्रिक ने। याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को दिया था बेटा क्रिक ने, लेकिन कभी प्रूफ नहीं कर पाए। प्रूफ नहीं किया बच्चा, इन्होंने बस बोला, थ्योरेटिकली प्रूफ बोल दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। बोले कैसे? डीएनए 2 स्टैंड का बना है, आपस में वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, उस पर नए स्टैंड आ जाएंगे। लेकिन बेटा इसका अगर पूछा गया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, तब आंसर चेंज हो जाएगा। अगर पूछा गया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया, तब बेटा आपका आंसर चेंज हो जाएगा। बोले सर क्या होगा? अगर क्वेश्चन आया एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चा और लिख लीजिए इधर प्रोकैरियोट्स में या बेटा यूकैरियोट्स में। अगर प्रोकैरियोट्स में आया बच्चा तो आप आंसर करके आइएगा, जो आप आंसर आपको मालूम है। जिस भी बच्चे से पूछता हो तो यही आंसर करता है, सर मेजल्सन एंड स्टॉल, तब आप आंसर कीजिएगा बेटा मेजल्सन एंड स्टॉल, मेजल्सन एंड स्टॉल ने। ठीक है, किस पे किया बेटा? इकोलाई पे, इकोलाई पे किया था। लेकिन अगर यूकैरियोट्स आए तो गड़बड़ नहीं करना है। वो किया था बेटा साइंटिस्ट वाज द टेलर, साइंटिस्ट वाज द टेलर, और उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था बेटा वीसिया फाबा, वीसिया फाबा।
या बेटा फाबा बीन्स, रूट ऑफ वीसिया फाबा या फाबा बीन्स। ये आ चुका है क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, लेकिन इनका मेथड अलग था। मिजल्सन स्टॉल का मेथड बेटा अलग था। बोले सर क्या? इन्होंने बेटा कोई रेडियो एक्टिव नहीं यूज किया था। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते। मिजल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया बेटा, ये डीएनए जो है ना, इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन है उससे बेटा N15 कर दिया, 14 की जगह 15 कर दिया, यानी हेवी नाइट्रोजन से लेबल कर दिया। कोई रेडियो एक्टिव नहीं यूज किया था, याद रखिएगा। उन्होंने हेवी आइसोटोप यूज किया था, जबकि टेलर ने बेटा रेडियो एक्टिव मेथड लिया था। उन्होंने डीएनए, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होते हैं उस डीएनए को उन्होंने क्या कर दिया, उसके थाइमीन को रेडियो एक्टिव कर दिया था। उन्होंने क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसको बेटा उन्होंने थाइमीन को रेडियो एक्टिव कर दिया था। जबकि मिजल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल था। बोले नहीं ना, रेडियो एक्टिव नहीं यूज करेंगे हम बेटा, बस नाइट्रोजन को 14 की जगह 15 से एक्सचेंज कर लेंगे ना। तो ये याद रखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन आया था, लोगों ने गड़बड़ किया, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता कब है, डीएनए रेप्लिकेट कब करता है। ये बेटा क्वेश्चन में इवन टीचर, मैंने भी गलती किया था, मैं बता रहा हूं क्यों मैंने गलती किया था। मैं जैसे ही बोलता हूं बेटा डीएनए रेप्लिकेट कब करता है, तो सभी आंसर बेटा फटाफट कर देते एस फेज में, क्योंकि आपके दिमाग में यही फिट है और करेक्ट भी बेटा, करेक्ट भी है। एस फेज में करेगा, सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन क्वेश्चन में बच्चा आ गया था प्रोकैरियोट्स में कब करेगा, और प्रोकैरियोट्स में सेल साइकिल चलता है ही नहीं। सेल डिवीजन बेटा जो आप पढ़ते हो ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां बेटा सेल साइकिल को फॉलो ही नहीं करता। प्रोकैरियोट्स में बेटा सेल एस फेज नहीं होता, G2 G1 नहीं होते बच्चा। तो बोले सर कब होगा, यही क्वेश्चन आया था। यूकैरियोट्स में आया, आप करके आएगा बेटा एस फेज, कोई करेक्ट प्रॉब्लम नहीं है। प्रोकैरियोट्स में ट्रैप हो जाइएगा, तो आंसर करके आइएगा ये बैक्टीरिया है और ये बेटा उसका डीएनए है। आंसर है बेटा जस्ट बिफोर बाइंड्री फ्यूजन। ये सेल जैसे ही डिवाइड होगा, उस डिवीजन से पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेगा। तो आंसर है बेटा जस्ट बिफोर डिवीजन, जस्ट बिफोर डिवीजन। जैसे ही वो अपने आप को डिवाइड करेगा, उससे पहले अपने डीएनए को डबल कर लेगा। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स वाले गड़बड़ मत कीजिएगा। तो दिमाग में सबका बैठा रहता है, ओ यूकैरियोट्स है ऐसा, एस फेस करके आ जाते हैं। लेकिन वहां क्वेश्चन में पूछा था प्रोकैरियोट्स में कब होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि बेटा डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कितने तरह के होते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, थोड़ा सा बेटा मैकेनिज्म आपको जानना पड़ेगा। वो ये है कि डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। बोले करेक्ट सर। लेकिन प्रोकैरियोट्स में याद रखिएगा बेटा, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होगा। कितने बेटा? 3। पॉलीमरेज 1, देखिए नाम में लिखा है ना, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। हो गया बच्चा। अगर इसमें भी पूछ दिया बेटा थोड़ा और डिटेल में जाकर के, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन है, मेन एंजाइम कौन है बेटा, तो आप करके आइएगा 3rd। जो बेटा सबसे फास्ट काम करता है मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3rd। ठीक। अब एक और क्वेश्चन पूछा था, कॉर्नबर्ग एंजाइम कौन है। मतलब एक साइंटिस्ट थे कॉर्नबर्ग, जिसे नोबेल प्राइज मिला। तो आंसर करके आइएगा कि कॉर्नबर्ग एंजाइम पॉलीमरेज 1 को कहते हैं, क्योंकि इस एंजाइम का डिस्कवरी किया था एक साइंटिस्ट ने, कॉर्नबर्ग ने। तो ये बेटा 2 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में कितने तरह के, अभी तक नहीं पूछा गया, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तक बेटा कंफ्यूज नहीं करना है, बस आप आंसर करके आएगा बेटा 5 टाइप्स के। बोले सर कौन, डिटेल में मत जाइए बेटा, नहीं पूछा जाएगा। याद रख लिया, अल्फा होगा, बीटा होगा, डेल्टा होगा, गामा होगा, एप्सिलॉन होगा। आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर शायद पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं करना है। यूकैरियोट्स में 5 तरह के और प्रोकैरियोट्स में बेटा 3 तरह के। मेन जो है पॉलीमरेज 1 है। स्पीड पूछा जाएगा, कितनी स्पीड से काम करेगा, आंसर करके आइएगा बेटा 2000 बेस पेयर पर सेकेंड।
1 सेकंड में 2000 बेस पेयर को ये जोड़ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बेटा डाटा मेंशन है, एनसीईआरटी में ये डाटा मेंशन है, याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा। बोले ठीक है, तो मेरे में से सभी को आता भी है, चलो ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, आपसे जब डीएनए रेप्लिकेशन से क्वेश्चन 2-3 बेटा पूछे जाएंगे। बोले सर क्या, देख लो ध्यान से। सबसे पहले डीएनए का फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में एक ही फिगर है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन से, आराम से ऐसे बना लीजिए। ये बेटा फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, चम्मच की तरह स्ट्रक्चर, फॉर्क की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है बेटा रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क में देखिए बेटा, ये 5' to 3' से ये बेटा टेम्पलेट स्टैंड है, ध्यान से गड़बड़ मत कीजिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ये बेटा एक 5 to 3 टेम्पलेट है, येलो वाला 5 to 3 टेम्पलेट है। दूसरा बेटा, दूसरा देखिए, दूसरा येलो का रेड कलर से बना रहा हूं, ये बेटा टेम्पलेट देखिए 3' to 5' है, 3' to 5' है। तो हाउ मेनी टेम्पलेट? आंसर बेटा दो टेम्पलेट है। बोले करेक्ट सर। हम जब भी टेम्पलेट पढ़ेंगे बेटा इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, उल्टा मत पढ़िएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 2 टेम्पलेट बन गए। पहले वाले टेम्पलेट पे ना डीएनए बेटा लगातार बनते हुए दिखेगा, इसे हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट 5' to 3' है वहां पास, ठीक है, या मैंने, ठीक है, यहां पर मैंने थोड़ा सा उल्टा किया, चलो ठीक है। एनसीईआरटी का अगर फिगर को देखोगे तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एनसीईआरटी के फिगर से देखो, थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां देखो, जो डीएनए एक तो पहला बात फिक्स है बेटा, वो 5 to 3 ही बनेगा। पहला रूल तो ये है कि डीएनए जब भी बनेगा 5 to 3 ही बनेगा। तो जो बेटा स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड बेटा 5 to 3 है, वहां पास डीएनए इस डायरेक्शन में छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा। मेरा फिगर एनसीईआरटी से उल्टा जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा। जो टेम्पलेट 5 to 3 है उस पे बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा डीएनए, इसे कहते हैं हम लोग बच्चा डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, या इसी को कहते हैं लैगिंग स्टैंड। और दूसरे वाले पे लगातार डीएनए बनेगा, लगातार बेटा डीएनए बनेगा। जो बेटा टेम्पलेट 3' to 5' है, इसे हम लोग कहते हैं लीडिंग स्टैंड, इसे कहते हैं हम लोग लीडिंग स्टैंड। तो कितने स्टैंड बने? 2, लीडिंग और लैगिंग। तो आपको याद क्या करना है, जो स्टैंड टेम्पलेट 3' to 5' है उस पे जो नया डीएनए बना वो बेटा कहलाएगा लीडिंग और कंटिन्यूअस, और जो बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है उसे कहेंगे डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग स्टैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो छोटे टुकड़ों में बन रहा है बेटा, इस टुकड़ा, जो छोटे छोटे टुकड़े बेटा, उस टुकड़े का नाम क्या है, इस फ्रैगमेंट का नाम क्या है? तो फ्रैगमेंट का नाम थोड़ा याद करके जाइएगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और बाद में इस फ्रैगमेंट को जोड़ेगा कौन? तो याद रखिएगा बेटा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इस छोटे छोटे टुकड़ों को, इस फ्रैगमेंट को आपस में जोड़ देगा, ये पूरे आपस में जुड़ जाएंगे। तो मेरे में से ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी बेटा आपको गड़बड़ नहीं करना है। रेप्लिकेशन से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा हमेशा 5' to 3' ही बनता है, कभी बेटा 3 से 5 डीएनए नहीं बनते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूं अभी तक। बताइए यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के पाए जाते हैं? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के पाए जाते हैं? बहुत ही आसान है, अभी मैंने बताया, आपको याद होना चाहिए। बोले ठीक है सर। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स। तो मेरे में से सभी का याद है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड, उसकी स्पीड पूछा जाएगा ना, पर सेकेंड वो कितना स्पीड से काम करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा मेंशन है। तो कितना है बेटा बताइए? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि बेटा कॉर्नबर्ग एंजाइम किसे कहते हैं? चलिए फटाफट बताइए, कॉर्नबर्ग एंजाइम किसे कहते हैं? आपको मैंने बताया था बेटा कॉर्नबर्ग एंजाइम। तो आंसर करके आना है डीएनए पॉलीमरेज 1।
पॉलीमरेज 1 इज नोन एज द कॉर्नबर्ग एंजाइम, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। बोले ठीक है सर। और बेटा डिफरेंस याद रखिएगा। अच्छा बताइए, डीएनए का रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन, जो नया डीएनए बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3, 3 to 5? बोले भाई साहब मेरी मर्जी, दोनों डायरेक्शन में। बोले सर नहीं पता, ये चौथा ऑप्शन। तो ध्यान से सुनिए, डीएनए का जब भी रेप्लिकेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आंसर बेटा 5 to 3। चलिए ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यूकैरियोट्स में किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया? डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होता है, यूकैरियोट्स में किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया? किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है? तो आंसर है बेटा टेलर। अगर प्रोकैरियोट्स पूछे तो आप आंसर करके आइएगा मिजल्सन एंड स्टॉल। चलिए ठीक है, तो ये मेरे से बन जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। लीडिंग और लैगिंग में आपको गड़बड़ नहीं करना बेटा। लीडिंग और लैगिंग आई थिंक मैंने आपको बता भी दिया, अभी मैंने आपको फिगर बनाया था बच्चा, ठीक है। एनसीईआरटी का फिगर ऐसा है। तो ये लीडिंग, ये वाला बेटा जो कंटिन्यूअस है वो लीडिंग है, और छोटे छोटे टुकड़ों में बेटा वो लैगिंग है। तो इन दोनों में बेटा डिफरेंस याद रखिएगा, यहां थोड़ा फास्ट बनेगा और यहां बेटा स्लो बनेंगे। बोले ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? मैं जिससे भी पूछता हूं बेटा यहां पर वो ट्रैप हो जाते हैं। डीएनए से आरएनए बनना क्या हो गया बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन करने में इन्वॉल्व होगा उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। जैसे यहां देखिए, ये डीएनए, ये डीएनए, डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन करने में इन्वॉल्व होगा, उसी को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें बेटा 3 सेगमेंट पाए जाएंगे। तो कोई गड़बड़ नहीं बेटा, बहुत सिंपल वे में आपको सिखा रहा हूं। देखो बहुत ही सिंपल वे में सीखिए। डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, एक बेटा अपने मन से बना दीजिए 5 to 3, लिख दीजिए बेटा, यहां पर 5 लिखिए और यहां लिखिए 3'। डीएनए का जो स्टैंड 5 to 3 की तरफ जा रहा है बेटा उसे लिख दीजिए कोडिंग स्टैंड। प्रॉब्लम ही सॉल्व, कोडिंग स्टैंड। बोले ठीक सर। डीएनए का दूसरा स्टैंड बेटा एंटी पैरेलल होता है, ये होगा बेटा 3' और ये होगा बेटा 5'। तो जो बेटा 3 से 5 की तरफ चल रहा है, इधर से देखिए, तो वो कहलाएगा बेटा नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट। बोले ठीक। सेकेंड चीज, कोडिंग स्टैंड ही आपका बच्चा बेस पॉइंट है। आप वहीं से सारे नेमिंग सीखेंगे। रेफरेंस पॉइंट कौन है बेटा? कोडिंग स्टैंड। ध्यान से, कोडिंग स्टैंड को देखिए 5 to 3। कोडिंग स्टैंड के 5' पे, 5 प्राइम पे जो डीएनए का टुकड़ा होगा, कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम पे जो डीएनए का पार्ट होगा उसे आप कहेंगे प्रमोटर। एकदम सिंपल है। कोडिंग स्टैंड को रेफरेंस मानिए और कोडिंग स्टैंड के 5' पे जो डीएनए का पार्ट है उसे आप कहेंगे प्रमोटर। और कोडिंग स्टैंड के 3' पे जो डीएनए का पार्ट होगा, 3' यहां है, डीएनए का पार्ट होगा, उसे आप कहेंगे टर्मिनेटर। तो मेरे में से कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रमोटर, कोडिंग स्टैंड के 5' पे जो सेगमेंट होगा प्रमोटर, कोडिंग स्टैंड के 3' पे जो होगा बेटा वो टर्मिनेटर। बोले ठीक है सर। अब आरएनए कौन बनाएगा? तो कहानी बड़ा सिंपल है, क्योंकि आरएनए जब भी बनेगा बेटा वो 5 to 3 बनेगा। आरएनए जब भी बनेगा किधर बनेगा? 5 to 3। डीएनए में तो 2 स्टैंड है। अगर ये वाला कोडिंग वाला आरएनए बनाता, ये तो 5 to 3 है ना, ये आरएनए बनाता बेटा तो ये तो बन जाते बेटा 3 to 5। ये तो गलत हो जाता। जब भी आरएनए बनाना है 5 to 3 बनाना है, इसलिए डीएनए का दूसरा स्टैंड जिसका बेटा पोलैरिटी किधर से किधर है? 3 से 5 है, वो अगर आरएनए बनाएगा तो आरएनए किधर से किधर बनेंगे? 5 to 3 बनेंगे। इसलिए टेम्पलेट स्टैंड ही आरएनए बनाता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेम्पलेट आरएनए बनाता है, लेकिन कोडिंग नाम इसका है, इसने तो बनाया ही नहीं आरएनए। बोले सर ऐसा क्यों? तो उसका कहानी बड़ा सिंपल है कि जो भी बेटा सीक्वेंस, ध्यान से देखिए, अगर सीक्वेंस बच्चा यहां पास, ठीक है, आपको मालूम है
कि जो भी बेटा टेम्पलेट पे सीक्वेंस है, ए है, जी है, सी है, टी है, ए है, जी है, सी है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा बेटा, ए का टी, सी का जी का सी का जी, टी का ए का टी, जी का सी का जी। अब जो आरएनए बनेगा, टेम्पलेट ने आरएनए बनाया, उस पे क्या होगा बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगेगा। ए का है तो टी मत लिखिएगा बेटा, यू लिख दीजिएगा, क्योंकि आरएनए है ना, टी तो होता नहीं। जी का बेटा सी हो जाएगा, सी का जी हो जाएगा, टी का ए हो जाएगा, ए का टी, जी का सी और सी का जी। ये बेटा आपका बन गया आरएनए। अब थोड़ा सा बेटा सोचिए, इस आरएनए के सीक्वेंस को देखिए और इस कोडिंग स्टैंड के सीक्वेंस को देखिए। देखिए बच्चा, यहां जी है तो यहां जी है, सी है तो सी है, टी है तो टी है, ए है तो ए है, जी है तो सी है, सी है तो यहां पर बेटा सी है, टी है तो यू। पूरा सीक्वेंस मैच कर रहा है। कोडिंग स्टैंड का सारा सीक्वेंस आरएनए से मैच कर रहा है, एक्सेप्ट बेटा थाइमीन की जगह यूरासिल है। तो एमआरएनए का सारा सीक्वेंस जिससे मैच करेगा, क्योंकि आप एमआरएनए को कहते हैं बेटा, उसके सीक्वेंस को जेनेटिक कोड कहते हैं, इसलिए वो शो जेनेटिक कोड है, जस्ट सिमिलर है जिस स्टैंड से, इसलिए से कहते हैं कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस और एमआरएनए का सीक्वेंस मैचिंग कर रहा है, 100% मैच कर रहा है। बस बेटा थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाएगा, बाकी सीक्वेंस सी का सी है, जी का जी है, ए का ए है, टी का टी है, ए। देखिए, तो मेरे से यहां पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो मैं 1 मिनट में वापस से इसे रिवाइज करा दे रहा हूं, ओनली 1 लाइन में, कि कभी भी गड़बड़ ना कीजिए एग्जाम में। एकदम कूल माइंड से बेटा आप डीएनए बना दीजिए 523, यहां लिखिए 5 और यहां लिखिए 3, इतना लिख दीजिएगा और इसका नाम दे दीजिए कोडिंग। इसका नाम दे दो बच्चा कोडिंग। और दूसरा स्टैंड बनाओ 3' to 5', इसका नाम दे दो बेटा टेम्पलेट। बोले ठीक। अब रेफर कहां से करना है बेटा आपको, कोडिंग के रेफरेंस में। कोडिंग स्टैंड को देखिए, उसके 5' पे जो भी डीएनए का पार्ट होगा, ये डीएनए का पार्ट है, इसे प्रमोटर कहेंगे। और कोडिंग स्टैंड के 3' पे जो भी डीएनए का सेगमेंट होगा, उसे आप टर्मिनेटर कहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बेटा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आरएनए किसके ऊपर बनेगा, तो आरएनए बेटा बोलते मैं तो 5 to 3 बनूंगा, और तुम तो 5 to 3 हो, और मुझे तो 5 to 3 बनना है। तुम कैसे बना सकते हो, तुम बनाओगे तो 3 to 5 बन जाएगा। इसलिए टेम्पलेट बोलेगा मैं खुद 3 to 5 हूं, तो मेरे ऊपर में जो बनेगा वो 5 to 3 बनेगा। इसलिए आरएनए बनाएगा, वो कौन बनाएगा, टेम्पलेट वाला पार्ट बनाएगा। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। हमेशा बेटा सीक्वेंस याद रखिएगा, जो कोडिंग पे होगा बच्चा, वही सीक्वेंस एमआरएनए पे यानी आरएनए पे पाया जाएगा। एक्सेप्ट यहां पर एडेनिन होगा, ठीक है, तो एडेनिन होगा। गुआनिन है तो गुआनिन है। बस बेटा यहां पर थाइमीन है तो यहां पर यूरासिल कर दीजिएगा, थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो मेरे में से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करें। 1 मिनट, नेक्स्ट पार्ट। हाँ चलो, अब सेकंड जो क्वेश्चन आता है, आरएनए पॉलीमरेज होते कितने तरह के। तो एकदम सिंपल सी कहानी है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कितने तरह के हैं और यूकैरियोट्स में कितने। थोड़ा सा आप भी बताइए, तब मुझे पता चले कितना आपने समझा। बताइए बच्चे लोग, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कितने तरह के होते हैं और यूकैरियोट्स में कितने तरह के होते हैं। चलिए फटाफट बताइए। ये आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, एनसीईआरटी में बेटा बहुत सिंपल सा ये लाइन में लिखा है। चलिए बताइए फटाफट बच्चे लोग, प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कितने तरह का होता है और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कितने तरह के पाए जाते हैं। चलो फटाफट, किसी को याद है आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कितने तरह के होते हैं। तो कहानी क्लियर है कि जो बेटा आपके आरएनए पॉलीमरेज की कहानी सीखो। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज बेटा बस होगा ओनली 1 टाइप, बस एक ही तरह का होगा, बस एक तरह का। वही आरएनए पॉलीमरेज बेटा आरआरएनए बनाएगा, वही बेटा आपका एमआरएनए बनाएगा,
और वही बच्चा आपका बनाएगा टीआरएनए। बस बेटा एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज होगा, वही आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए बनाएगा। कहानी सिंपल। लेकिन यूकैरियोट बेटा हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स, 3 तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। बोले सर कौन कौन? नाम क्लियर है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। इसे सिंपल ट्रिक के फॉर्म में याद करना आसान। आरएनए पॉलीमरेज 1 आर बनाएगा, आरआरएनए, आरएमटी लिख दीजिए, मैं कहता हूं बेटा आरएमटी लिख दीजिए। एचएमटी की घड़ी आती थी, आप एचएमटी की जगह आरएमटी लिख दीजिए। मतलब सर आरएनए पॉलीमरेज 1 बेटा आरआरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 बेटा एमआरएनए बनाएगा। एक्चुअली में हमारे अंदर, हम यूकैरियोट से, हमारे अंदर बेटा पहले बनते एचएनआरएनए, उसके बाद में उसके अंदर में कुछ कैपिंग स्प्लाइसिंग होता है, फिर वो बेटा बनता है एमआरएनए। तो एचएनआरएनए आए या एमआरएनए बनाएगा कौन? पॉलीमरेज 2। और पॉलीमरेज 3 बेटा बनाएगा टीआरएनए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। बोले सर क्या एक्सेप्शन है? इसके अलावा कुछ आप पढ़ोगे बेटा एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, वो कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। इसके अलावा अगर आपने नाम सुना होगा बेटा 5s आरआरएनए का, 5s आरआरएनए का, वो आरएनए भी कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3 ही बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 केवल टीआरएनए नहीं बना रहा है, इसके अलावा एसएनआरएनए बनाएगा और इसके अलावा 5s आरआरएनए भी बनाता है। तो याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते, जल्दी बनाने के चक्कर में गड़बड़ कर देते। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में केवल एक तरह का, वो अकेले सारे तरह के आरएनए बनाएगा, और यूकैरियोट्स में 3 तरह का होगा, 1, 2 एंड 3। सबका काम देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से मेंशन है। पॉलीमरेज 1 आरआरएनए, पॉलीमरेज 2 एमआरएनए यानी एचएनआरएनए, और पॉलीमरेज 3 एसएनआरएनए, टीआरएनए और 5s आरआरएनए। अगर आपने एनसीईआरटी देखा होगा बच्चा तो ये आपको मिले होंगे। चलो ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, ठीक है। तो मेरे में से ये पार्ट बताने की जरूरत नहीं बच्चा, व्हाट इज द कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। फिर भी एक लाइन में मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, एक लाइन का। यूकैरियोट्स में जब डीएनए से आरएनए बनता है, यूकैरियोट्स में जब डीएनए से आरएनए बनते हैं, तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि ये बेटा डीएनए है, और इससे जो आरएनए बनेगा बेटा, उस आरएनए में कुछ पार्ट होंगे बेटा इंट्रॉन, और कुछ पार्ट होगा बेटा एक्सॉन। ये रेड वाला पार्ट एक्सॉन है और व्हाइट वाला पार्ट बेटा इंट्रॉन है। तो बोलेंगे सर अब क्या करेंगे? इसलिए हम लोग 3 प्रोसेस को लीड करते। बोले सर क्या क्या? सबसे पहले बच्चा इसमें हम लोग एक कैप को ऐड कर देंगे, जिसे नाम देंगे बेटा कैपिंग। सबसे पहले बच्चा इसके अंदर में एक कैप आप जोड़ दीजिएगा, इसका नाम होगा बेटा कैपिंग, कैप एक बना दीजिएगा। और इसके बेटा 3 डायस पे बेटा आप टेल बना दीजिएगा, टेलिंग कहलाएगा। ये कैप बनना कैपिंग, टेल बनना टेलिंग, और यहां से इंट्रॉन को हटा दीजिएगा जिसका नाम होगा स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन को हटा दीजिएगा, स्प्लाइसिंग। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा जो कैप बना है वो आखिर किस चीज से बना है? कैप में आखिर क्या चीज है? चलिए फटाफट बताइए, जो कैप बना है उस कैप के अंदर क्या चीज है? किसी को याद है? फटाफट बताइए, जो कैप बना है उस कैप के अंदर में क्या चीज मौजूद होता है? ठीक है, फटाफट। जो कैप होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में, ब्लैक पॉइंट से गिवन भी है, तो मुझे बताइए जो कैप बना है उस कैप में कौन सा स्पेशल एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं? तो उसका नाम है बच्चा, बहुत ही सिंपल है, 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, तो ये आपके कैप है, कैप के अंदर में स्पेशल एक 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम का न्यूक्लियोटाइड होगा, और टेल में होगा लगभग 200 से 300 बेस पेयर, 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन वाले, एडेनिन, ठीक।
और जो स्प्लाइसिंग होगा, इंट्रॉन का रिमूवल होगा ना, इस इंट्रॉन को रिमूव कराने में एक हमें कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी जिसे नाम देंगे स्प्लाइसियोजो। स्प्लाइसियोजो जो इंट्रॉन को हटाने में यानी स्प्लाइसिंग में हेल्प करेगा, स्प्लाइसिंग में हेल्प करेगा। अगर आपने प्रीवियस 2 या 3 साल के पहले पेपर को देखा होगा तो एक वर्ड आया बेटा, व्हाट इज अ स्प्लाइसियोसोम। और ये तीनों प्रोसेस, कैप का बनना, टेल का बनना और स्प्लाइसिंग का होना, ये केवल और केवल यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में ना कैपिंग होगा, ना टेलिंग होगा, ना स्प्लाइसिंग होगा। ये एक्सक्लूसिव फिनोमिनन है ओनली द यूकैरियोटिक का, यानी हमारे अंदर ऐसा देखा जाएगा। चलो ठीक है, चलो अब बताओ फटाफट कि बेटा ये बताइए फटाफट कि जो टेल बना होता है उसके अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड रिच होते हैं। जो टेल बना होता है उसके अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड रिच होंगे, चलो फटाफट बताइए। जो टेल बना होता है उसके अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड में रिच होंगे, किसी को याद है? जो टेल बना होता है उसके अंदर में कौन से न्यूक्लियोटाइड रिच होते हैं? शिवानी ने बताया, और बच्चे बाकी क्या कर रहे हो? जो टेल बना होता है उसके अंदर में कौन से न्यूक्लियोटाइड का अमाउंट ज्यादा पाया जाता है? 200 to 300 होते हैं, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो उसके अंदर एडेनिन नाम के न्यूक्लियोटाइड रिच होते हैं, 200 से 300 पाया जाएगा। चलो ठीक है, चलो ये बताइए कि दोनों स्टैंड, डीएनए के दोनों स्टैंड, बच्चा डीएनए में 2 स्टैंड है, दोनों स्टैंड आरएनए क्यों नहीं बनाते? अगर डीएनए के दोनों स्टैंड अगर आरएनए बनाएंगे तो ऐसा क्या गड़बड़ हो जाएगा? डीएनए में तो 2 स्टैंड है, तो दोनों स्टैंड अगर आरएनए बनाएंगे तो क्या ब्लंडर हो जाएगा, क्या बेटा गलतियां हो जाएगी? तो एनसीईआरटी बोलता है बेटा 2 प्रॉब्लम है। अगर डीएनए का दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो इससे बेटा 2 गलतियां होने के चांसेस है। बोले सर क्यों? अगर दोनों स्टैंड आरएनए बनाए तो एक स्टैंड बनाएगा 5' to 3' आरएनए और दूसरा बनाएगा बेटा 3' to 5', दूसरा बनाएगा 3' to 5', और दोनों बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर दोनों डीएनए अगर टेम्पलेट की तरह बिहेव करे, दोनों आरएनए बनाने, बोले मैं भी बनाऊंगा, ये बोले मैं भी बनाऊंगा, तो दोनों बेटा अगर आरएनए बनाया तो 2 आरएनए बनेंगे और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और ये हो जाएगा बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और एनसीईआरटी कहता है बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए फ्यूटाइल हो जाएगा। सर फ्यूटाइल का मतलब? यानी इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से राइबोसोम बाइंड नहीं करेगा, उससे बेटा प्रोटीन नहीं बन पाएंगे। तो बोलो फायदा क्या है? उससे कोई फायदा तो है नहीं, वो तो व्यर्थ हो गया, वो तो बेकार चला गया। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो राइबोसोम रीड नहीं करेगा, उससे प्रोटीन नहीं बनेंगे। बोले ठीक है। दूसरा रीजन है कि अगर इसने बेटा 2 आरएनए बनाए, एक बेटा देख लीजिए 2 आरएनए बनाए, अगर बेटा 2 आरएनए बने तो दोनों पे बेटा जेनेटिक कोड, यानी इसके सीक्वेंस को आप जेनेटिक कोड कहते हैं। जो आरएनए पे सीक्वेंस होता है उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। तो इन पे कोड वर्ड अलग, इन पे बेटा दूसरे वाले आरएनए पे कोड वर्ड्स अलग होंगे, तो 2 अलग अलग प्रोटीन बनने का डर है। क्या मैंने बोला? अगर डीएनए के दोनों स्टैंड 2 अलग अलग आरएनए बनाए तो अलग अलग सीक्वेंस होगा, अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, हमारी जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हो जाएगी। हमारे अंदर में डीएनए अगर दोनों आरएनए बनाने लगे तो हमारे अंदर 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे, हमारी जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेटा एनसीईआरटी का वर्ड है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलो ठीक है, अब फटाफट बताइए बच्चे लोग टाइप्स ऑफ आरएनए कितने तरह के हैं? तो मेरे उससे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप इसके बेटा डिफरेंस को याद कर लीजिएगा। आरएनए 3 तरह के हैं, एक है बेटा आरआरएनए, एक है बच्चा एमआरएनए और एक है बच्चा टीआरएनए। इनके डिफरेंस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखोगे तो ध्यान से देखिए, ध्यान से। पहला, सबसे पहले बेटा परसेंटेज में बात करें तो लगभग 80% बेटा मोस्ट एबंडेंट हो गया आरआरएनए। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? आरआरएनए।
और 10 to 15% है टीआरएनए, यानी कि 95 के आसपास तो हो गए। जो बचे बेटा 1 to 5% वो बचा एमआरएनए। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला आरएनए कौन है? आरआरएनए। सबसे लिस्ट एबंडेंट कौन है? एमआरएनए। ये याद रखिएगा। सेकंड पूछा जाएगा मोस्ट स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए कौन है बेटा? आरआरएनए। और सबसे लिस्ट स्टेबल है बेटा, लिस्ट स्टेबल है एमआरएनए। ये सबसे फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड में डिग्रेड हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन आया हु इज नोन एज द सॉल्युबल आरएनए, जो बेटा घुल जाएगा। तो सॉल्युबल आरएनए बेटा एनसीईआरटी में लिखा है टीआरएनए में। वो 1 मोलर NaCl में बेटा 1 मोलर NaCl डालिएगा, उस सॉल्यूशन में ये अपने आप को सॉल्युबलाइज कर जाएगा, घुल जाएगा। तो टीआरएनए इज अ सॉल्युबल आरएनए। इसी को कहते हैं बेटा एडेप्टर आरएनए। ये याद रखिएगा, एडेप्टर आरएनए कौन है ना? जो किसी चीज को पकड़ता है, पकड़ करके कहीं और ट्रांसफर करता है, तो इसी को कहते हैं टीआरएनए इज नोन एज द एडेप्टर आरएनए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो एंड द लास्ट वन, कौन सा आरएनए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, एंजाइम की तरह बिहेव करेगा? तो याद करिएगा, केवल आरआरएनए, कुछ आरएनए बेटा जैसे कि 23S आरआरएनए होता है जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। जो जब प्रोटीन बनते हैं उसमें वो कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करने वाला है। और जब आरएनए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, तो उसे हम लोग राइबोजाइम कहेंगे। तो कौन सा आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा? याद रखिएगा, उसका नाम है आरआरएनए ना। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे कर लीजिएगा। आरआरएनए राइबोसोम बनाएगा, तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बना रहा है, इसलिए कहते हैं स्ट्रक्चरल आरएनए। ये राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम बैठेगा, उसे रीड करेगा और बेटा प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। इसलिए एमआरएनए को कहते हैं बेटा टेम्पलेट आरएनए। टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है, उस पर राइबोसोम बैठेगा, आगे मूव करेगा, उस अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड को कोड करेगा और प्रोटीन बनाएगा। इसलिए एमआरएनए को एनसीईआरटी कहेगा बेटा टेम्पलेट आरएनए, टेम्पलेट आरएनए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलो ठीक है, अब फटाफट बताइए टीआरएनए का बेटा शेप कैसा होता है? चलिए फटाफट, टीआरएनए का शेप कैसा होता है? किसी को याद है? चलो बताओ, टीआरएनए का शेप कैसा होता है? फटाफट बताइए। ठीक है, तो ये हमेशा नीट के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, ये याद रखिएगा। टीआरएनए का जो शेप पूछा जाएगा, तो अगर बेटा वहां पर पूछा जाए 2D शेप में, तो आप आंसर कीजिएगा बेटा क्लोवर लीफ शेप्ड, क्लोवर लीफ शेप्ड। लेकिन अगर 3D शेप में पूछा गया तो आप आंसर कीजिएगा या तो एल शेप्ड ना, या तो बेटा इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप, या तो एल शेप या तो बेटा इन्वर्टेड एल शेप। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 2D में क्लोवर लीफ शेप और 3D में इन्वर्टेड एल शेप। अब रहा बेटा उसके स्ट्रक्चर्स बनाने का, हम लोग क्लोवर लीफ शेप का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं फटाफट। लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा बच्चा, ये जो मैं बता रहा हूं इसको थोड़े से डिटेल से आप लोग कर लीजिएगा, डिटेल से कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो मेरे पास में पूरा एक 20 मिनट्स का वीडियोस होगा, उसमें देख लीजिएगा। बाकी मैं फटाफट बताने की कोशिश करता हूं। टीआरएनए में देखिए बेटा कई सारे हाथ पैर है, बस इतना जानिए, कई सारे हाथ है बच्चा ना। तो देखिए एक हाथ है बच्चा जिसका नाम होगा DHU। ध्यान से बेटा, पहले का नाम है DHU। बोले ठीक है सर। दूसरे हाथ की तरफ चलते हैं बच्चा, दूसरा हाथ। बोले सर इसका नाम बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। तीसरा हाथ एनसीईआरटी में देखिए तो नाम होगा बेटा वेरिएबल लूप ना, हाथ को मैं लूप के नाम से कहता हूं। फिर यहां से चलेंगे तो यहां से बेटा आपको एक और लूप दिखेगा, एक और हाथ दिखेगा, जिसे आप कहेंगे बेटा टी साइज सी लूप, टी साइज सी लूप। ठीक, और इसके बाद में आप यहां और आगे जाइएगा तो एक और हाथ मिलेगा बच्चा, जिससे वो एमाइनो एसिड से बाइंड करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 5' यहां लिख लीजिए,
और यहां लिख दीजिए बेटा 3'। 5' से 3' की तरफ मूव कीजिएगा तो सबसे पहले मिलेगा DHU लूप, जो बेटा राइबोसोम से बाइंड करने में हेल्प करेगा, राइबोसोम से बाइंड करने में हेल्प करेगा। बोले ठीक। ये मिलेगा बेटा आपको ना एंटी कोडॉन लूप। क्या नाम है बेटा? एंटी कोडॉन लूप। बोले सर क्यों? क्योंकि बच्चा ये mRNA से बाइंड करेगा। mRNA पे बेटा मान ले A है, यहां बेटा U है और यहां बेटा G है। AUG इधर से पढ़िए बेटा, इधर से पढ़िए, 5' और 3' पढ़िए। तो आपको मालूम है ना, 3 जो नाइट्रोजिनस बेस को आप क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। इस कोडॉन को पढ़ने के लिए, इस कोडॉन को पढ़ने के लिए बेटा यहां पर होता है एंटी कोडॉन। जैसे A का है तो U होगा, U है तो A होगा, G है तो C होगा। तो कोडॉन को पढ़ने के लिए होता है एंटी कोडॉन लूप, जो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बोले ठीक है। ये वेरिएबल लूप बच्चा, इसका स्टिल फंक्शन अननोन है। वेरिएबल लूप स्टिल अभी तक फंक्शन अननोन है। टी साइज सी जो बाइंड करेगा, ठीक है, एक चीज ये बेटा बाइंड करेगा राइबोसोम से, राइबोसोम से, और जो DHU था वो रियल में बाइंड करेगा बेटा एंजाइम से। जो ट्रांसलेशन के दौरान में कुछ एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम से बाइंड करेगा DHU, और टी साइज सी लूप बाइंड करेगा बेटा राइबोसोम से। और यहां पर बाइंड करेंगे एमाइनो एसिड, ये बाइंड करेगा एमाइनो एसिड से। तो अगर आपने एनसीईआरटी को देखा होगा तो एनसीईआरटी में बेटा टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाया है। तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर से बेटा हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा डिटेल में कर लीजिएगा, थोड़ा बेटा डिटेल में कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से बेटा राइबोसोम से नहीं बाइंड करेगा, यहां एंजाइम से, और यहां बेटा राइबोसोम से। तो अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। फीचर ऑफ जेनेटिक कोड तो आई थिंक सभी बच्चों को आता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा। जो भी एनसीईआरटी में फीचर्स दे रखे उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कि जैसे वो ट्रिपलेट नेचर का होगा, हाँ, कोई पंक्चुएशन नहीं होगा, कॉमनलेस नहीं होगा, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ। और ये बेटा यूनिवर्सल नेचर का होगा, सभी जगह सेम कोडॉन काम करेंगे। यू 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 तो सभी जगह फिनाइल एलानिन बनाएगा, एक्सेप्ट बेटा फ्यू प्रोटोजोअन्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेनेटिक कोड है और कुछ प्रोटोजोअन्स के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो बेटा ये रूल को फॉलो नहीं करते। तो लगभग सभी जगह यू यू फिनाइल एलानिन बनाएगा, कुछ जगह एक्सेप्शन को छोड़ दे, ठीक है। थर्ड है बच्चा, ये रूल फॉलो करेगा डीजेनरेसी। बोले सर इसका मतलब, टोटल कोडॉन है बेटा 64, टोटल कोडॉन कितना है 64, इसमें से 3 तो काम नहीं करते, UAA, UAG और UGA, ये तो स्टॉप कोडॉन है, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम करेंगे। बाकी जो 61 है, बाकी जो 61 है वो फंक्शनल है, वो फंक्शनल है, हाँ। तो वो अगर फंक्शनल है तो 61 कोडॉन केवल 20 एमाइनो एसिड को कोड करेंगे, ओनली 20। तो एक एमाइनो एसिड देख लीजिए लगभग बेटा 3 कोडॉन से कोड हो रहा है। टोटल एमाइनो एसिड है कितना 20, उसे कोड करने के लिए 61 टाइप्स के कोडॉन है। तो लगभग एक एमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो रहा है, इसी रूल को कहते हैं डीजेनरेसी। तो ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट होगा ये बेटा नॉन एम्बिगुअस होगा, ये अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा, नॉन एम्बिगुअस नेचर का पाया जाएगा। तो ये सिंपल से फीचर जो आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे उसके अलावा नहीं करना है, वो आपको बन जाएंगे। चलो ठीक है, तो मेरे में से ठीक है, टाइम हो गया है और मैं देख रहा हूं कि बच्चों को भी हम, चलो ठीक है, तो हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जेनेटिक कोड्स पे आप जो क्वेश्चंस मेन बनेगा वो याद रखना। जेनेटिक कोड पे एक मेन जो क्वेश्चंस बनेगा कि बेटा टर्म जेनेटिक कोड किसने दिया, ये याद कर लीजिएगा बेटा, जॉर्ज गेमो ने दिया था। और जेनेटिक कोड बेटा ट्रिपलेट नेचर का होता है, ये भी बेटा बताया था किसने, जॉर्ज गेमो ने, कि वो ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। आप सभी को मालूम है कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलता है, वो ट्रिपलेट नेचर के होंगे। लेकिन ठीक है, इसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे होगा,
मैंने बोल दिया कि बेटा तीन नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक एमाइनो एसिड को कोड करेंगे, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट हो गए। लेकिन बेटा इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे होगा? कौन प्रूफ करेगा एक्सपेरिमेंटली कि बेटा जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर के हैं? इसके लिए बेटा 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखिएगा। जिसके अंदर में बेटा 3 साइंटिस्ट है। एक का नाम होगा बेटा इंडियन साइंटिस्ट है, हरगोविंद खुराना का नाम आएगा, हरगोविंद खुराना। दूसरे बेटा नाम आएगा एक ओकोआ नाम के साइंटिस्ट का नाम आएगा, और एक आएगा बेटा नीरेनबर्ग। इनके फंक्शन को देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इन तीनों साइंटिस्ट के बेटा फंक्शन को आप अच्छे से कर लीजिएगा कि ओकोआ ने कुछ स्पेशल एंजाइम बनाया था जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज करके। खुराना ने बेटा डीएनए बनाना सिखाया, तो डीएनए कैसे बनेगा। उन्होंने बेटा डीएनए से आरएनए बनाया, सेम वाले आरएनए बनाए, यू सारे के सारे बेटा न्यूक्लियोटाइड सेम है, इसे कहा होमोपॉलीमर ना। और बेटा यहां देखिए, यहां पर डिसिमिलर है, यहां पर बेटा डिसिमिलर है, सेम नहीं है, डिसिमिलर वाले, तो इसे कहा गया कोपॉलीमर। तो खुराना वाला पार्ट को देख लीजिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओकोआ ने एंजाइम बनाया और नीरेनबर्ग ने दिया था एक बेटा ना सिंथेटिक मीडियम, सेल फ्री सिस्टम, यानी प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म दिया, लेकिन आउटसाइड ऑफ द सेल फ्री सिस्टम बनाया जहां आप प्रोटीन बना सकते हो, यानी टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म दिया। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों साइंटिस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा पॉइंट म्यूटेशन। तो ये सिंपल सा है कि जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। और अगर आपने इस डीएनए में केवल एक न्यूक्लियोटाइड पे कुछ चेंजेस किया, ओनली बेटा सिंगल न्यूक्लियोटाइड, केवल एक न्यूक्लियोटाइड पे आपने एक जो न्यूक्लियोटाइड का पेयर है, केवल एक न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा पेयर के फॉर्म में जो है, आपने वहां से बेटा कोई चेंजेस किया, पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। तो 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो यहां पर कोई एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकते हैं, एडिशन, या तो हटा सकते हैं, डिलीशन, या तो आप बेटा नया रिप्लेस कर सकते हैं, इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहेंगे आप? सब्स्टिट्यूशन। तो पॉइंट म्यूटेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 तरह के, एडिशन, डिलीशन एंड द सब्स्टिट्यूशन। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ना। तो फ्रेम शिफ्ट बहुत ही आसान सा है कि अगर मान लो कि आपके पास ये आरएनए है, ये बेटा आपका आरएनए है 5' 3', और ये बेटा AUG, ये बेटा GUG, ये बेटा UUU, ये बेटा GAG। ठीक, ये बेटा एक अलग एमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ये अलग को कर रहा है, ये अलग कर रहा है बेटा, ये अलग कर रहा है। अगर आपने ना यहां से अगर बेटा G को हटा दिया, देख लो बेटा यहां से आपने G को हटा दिया, तो बेटा क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखो, अगर आपने एक न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये बेटा AUG तो है, अब आगे देखिए बेटा G आपने हटा दिया, तो आगे का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, UGU हो जाएगा, देख लीजिए यहां, फिर हो जाएगा UUG, और लास्ट में AG बच जाएगा। तो आगे का पूरा सीक्वेंस बेटा चेंज हो जाएगा, इसी को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी तरह से अगर यहां पर आपने कोई और नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, जैसे यहां पर C जोड़ दिया, तो अब बेटा पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो मैं सिंपल से एक बताने के लिए एक तरीका यूज करता था, शायद याद होगा बेटा, कैट करके, यहां पर लिख दिया कैट 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 कैट, 4 बार कैट लिख दिया, ये 5' है और ये 3'। अगर देखो तुमने यहां पास से इस C को हटा दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, तुमने यहां से C को हटा दिया तो यहां हो गया बेटा कैट, अगले 3 को पढ़िए अटक, अगले 3 को पढ़िए अटक, और लास्ट में बच जाएगा 80। तो यही है बेटा फ्रेम शिफ्ट, आगे का पूरा फ्रेम चेंज हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आपने एक न्यूक्लियोटाइड हटाया, फ्रेम शिफ्ट हो गया। अब इसका उल्टा करते हैं, कैट कैट लिखा है बेटा, यहां पास आप T जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। शुरू में तो कैट है CAT, उसके बाद में आपने T जोड़ दिया, तो देखिए आप क्या हो जाएगा, TCA TCA TCA। तो देखिए पूरा का पूरा फ्रेम आगे में शिफ्ट हो गया, देखिए क्या हो गया कैट, फिर हो गया टका टका टका।
तो अगर आपके डीएनए में एक बेस पेयर जुड़ गया तो आगे का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, तो उससे जो प्रोटीन बनेंगे वो पूरी तरह से डिफरेंट बनेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल से भाषा में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अगर आपने एक न्यूक्लियोटाइड को या तो हटा दिया या तो एक न्यूक्लियोटाइड पेयर को जोड़ दिया, पूरा डीएनए का फ्रेम चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन व्हाट इज द, ये देखोगे 2 साल या 3 साल बेटा लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी में है नहीं, सेम सेंस, मिस सेंस और नॉन सेंस म्यूटेशन। तो अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बेटा क्या होता है, ध्यान से सुन लो। सेम सेंस में म्यूटेशन तो होगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा, लेकिन एमाइनो एसिड बेटा सेम बनेंगे। एमाइनो एसिड सेम बनेगा, म्यूटेशन तो हुआ लेकिन सेम एमाइनो एसिड कोड होंगे, सेम सेंस। अगर वहां पास डिफरेंट एमाइनो एसिड कोड हो गए तो इसे कहेंगे मिस सेंस। वहां पर जो एमाइनो एसिड बनने थे वो डिफरेंट अब बनने लगे, मिस सेंस। अगर वहां पर स्टॉप कोडॉन आ गया, यानी कि वहां पर रुक गए, अब वापस आगे में ऐसा न्यूक्लियोटाइड आया कि वहां पर कन्वर्ट हो गए किसमें, स्टॉप कोडॉन में, तो इसे कहेंगे हम लोग नॉनसेंस म्यूटेशन। तो इससे देखना लगातार बच्चा 2-3 बार इससे लगातार क्वेश्चन टच किया है, तो ये याद रखना, सेम सेंस, मिस सेंस एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो लैक ऑपेरॉन में मैंने पहले से ही बोला है, लैक ऑपेरॉन में पहले, हाँ बाकी अगर किसी बच्चे को कोई इश्यू है इसके अलावा, क्योंकि डिटेल में जा नहीं सकते अभी, तो बेटा मुझसे वीडियोस ले लो, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो सारे वीडियोस तो ही है, उसे थोड़ा सा स्टडी कर लो। अच्छा मैं आ रहा हूं प्रिया तुम्हारे पास। और लैक ऑपेरॉन में बेटा सजेशन है कि बेटा आप लिंक ले लीजिएगा और बेटा थोड़ा डिटेल इस पे काम कर लीजिएगा, इस लिंक से बेटा डिटेल पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज बेटा मैं 5 मिनट में नहीं बता सकता लैक ऑपेरॉन, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। 1 घंटे का वीडियोस है, अब देख लीजिएगा बेटा, तैयार कर लीजिएगा अपना लैक ऑपेरॉन का पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह से ट्रांसलेशन में बेटा थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, पूरा एक वीडियोस को देखना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेटा ये 5 मिनट में ट्रांसलेशन कोई भी नहीं बता सकता, तो बेटर है कि आप इसको बेटा अच्छे से उस वीडियोस को देख लीजिए और उसे रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ चलो प्रिया बोलो 1 मिनट। यस हाँ प्रिया बोलो। प्रिया है, अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। सेंस एंड एंटी सेंस सिंपल है, जो कोडिंग स्टैंड है उसी को सेंस स्टैंड कहोगे, ठीक है, और जो टेम्पलेट है एंटी सेंस कहोगे। चलो ठीक है, तो इसके बाद का पार्ट तो बेटा एचजीपी थोड़ा याद ही करने वाला है, ये डाटा को थोड़ा याद ही कर लेना कि एचजीपी में क्या क्या फीचर्स थे और कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, वो थोड़ा सा आप बेटा बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये बेटा थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और लास्ट बचा बेटा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसे बेटा आपको डिटेल से कर लेना पड़ेगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, अब बेटा डिटेल से कर लेना। फिंगरप्रिंटिंग बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा टॉपिक है, आपको कितना भी कराया जाएगा बेटा तो कम से कम 2 आवर तो क्लास लगेगी ना, क्योंकि आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, तो फिंगरप्रिंटिंग के लिए थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। तो यही था बच्चा, यही था आपका कि 3-4 टॉपिक को आप डिटेल से कीजिए, जैसे फिंगरप्रिंटिंग को, ठीक है, ट्रांसलेशन को और लैक ऑपेरॉन को, ठीक है। एचजीपी आसान है, थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, आपको याद हो जाएगा, आसानी से कर लोगे, लेकिन आपको बेटा फिंगरप्रिंटिंग को डिटेल से करना ही पड़ेगा।